हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी पीसीएस और यूपी पीएसएस आरओ की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमने अपना पहला सब्जेक्ट जो शुरू किया है ज्योग्राफी है और उसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक हमने 17 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने अब तक जो है भारत का लगभग जो भारत का भूगोल है उसका 80% हमने लगभग ख़त्म कर लिया है। आज की क्लास जो हम शुरू करने वाले हैं वो 18वें नंबर की है और इसमें हम कृषि से संबंधित चीज़ें जानेंगे। भारत की कृषि कैसे है, कितने प्रकार की है, किस तरीके के मौसम में किस तरीके की फसल की जाती है, उससे किस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, उसको क्या बोला जाता है, हरित क्रांति क्या है, इन सबको हम आज जानने वाले हैं। तो आप इस क्लास को देखिए और भारत की सारी चीज़ें जो कृषि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो आप आज समझने वाले हैं। तो धैर्य के साथ इसको समझिए और अपने नोट्स को अगर बना रहे हैं तो उसको बनाते रहिए। आज के बाद हमारा जो है 1-2 चैप्टर और बचेगा। तो आपका जिस तरीके से खनिज होते हैं और सेंसस होगा, उसके बाद एक चैप्टर और होगा आपका, हो सकता है तो वो परिवहन को या जाति जनजाति को लेके हम करेंगे। तो 2 से 3 क्लास और होंगी, 2 क्लास मान लीजिए कि 20 क्लास में आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह ख़त्म होगी। तो चलिए आज देख लेते हैं कृषि से संबंधित आपके भारत की कृषि से संबंधित क्या बातें जानने की हैं। तो इसमें हम आज हेडिंग डालते हैं अपनी भारतीय कृषि। भारतीय कृषि और उससे संबंधित जानकारियाँ। तो हम आज जानेंगे भारतीय कृषि के बारे में। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि आपको कृषि से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो हो सकती हैं उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात इसमें मैं बता दूं कि जो भारत है अपना, तो भारत से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। एक तो पहली बात, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अधिकतर लोग क्या हैं जो है इस पे निर्भर होते हैं कृषि पर, अपनी आजीविका के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। लगभग इस पे 50% जो लोग हैं, 50% से ज़्यादा लोग जो हैं अपनी जो है आजीविका के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए या अपने खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए सारी जो निर्भरता है वो कृषि पर देखी जाती है भारत में, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, लगभग सेंसस के हिसाब से देखें तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है भारत में निवास करती है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। और ये सारी जनसंख्या लगभग किस पे निर्भर है, तो ये आपकी कृषि पर निर्भर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, भारतीय कृषि के बारे में बात करें तो जो भारत की कृषि है वो मानसून पर आधारित है। तो मानसून पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तरह से अनएक्सपेक्टेड होती है, यानी इसकी जो है कोई अनुमान नहीं लगा सकते, अनुमान रहित होती है ये। इसीलिए कैसी होती है, अनुमान रहित कृषि होती है। यानी क्या होता है कि कभी वर्षा अधिक हो जाती है तो कभी वर्षा कम होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कभी तो सूखा पड़ सकता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो वर्षा नहीं होती कभी। तो इस तरीके की वजह से क्या होता है कि जो है भारतीय कृषि है उसे मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि को क्या कहते हैं भारत में, एक परंपरागत शब्द चलता है कि मानसून का जुआ है कृषि। तो इस तरीके की कुछ बातें भारतीय कृषि को लेके होती हैं। अब मैं एक बात बता दूं कि जो भारत की कृषि है वो कई फैक्टर्स पे काम करती है। वो कई वजह से क्या होता है कि उनमें अंतर की वजह से जो है अलग अलग क्षेत्र में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की आपको कृषि देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मृदा, तो मृदा मैंने आपको पढ़ा दी है। आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, 13वें नंबर की शायद क्लास है जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में मृदा अलग अलग पाई जाती है। तो उसके हिसाब से देखें तो वहाँ पे अगर मिट्टी में डिफरेंस है तो वहाँ की कृषि में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं अगर जलवायु की बात करें तो कहीं पे जलवायु विभिन्न प्रकार की भारत में देखने को मिलती है। कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं पे कम होती है, कहीं पे एवरेज होती है। कहीं आपने देखा है कि हमने बताया कि जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा नहीं होती, लेकिन उत्तर पूर्व मानसून से क्या होता है कि उस पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो उसकी वजह से भी उसमें विभिन्नता देखने को मिलेगी। इसी तरीके से कृषि पद्धति में भी अंतर देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, एक फैक्टर हो जाता है कृषि पद्धति में अंतर। तो कैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की कृषि देखी जाती है। जैसे आपको ईस्टर्न यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार इधर देखने को मिलेगा चावल की खेती। तो आपको पंजाब हरियाणा में आपको जो है, या राजस्थान में देखें या वेस्टर्न यूपी में देखें तो आपको गेहूं की खेती अधिकतर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से भी अंतर देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे आज कई प्रकार की चीज़ों को लेके और हम जानेंगे कि जो ये विविधता है इनके आधार पर हम कृषि को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब के अंतर के आधार पर जो कि विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो इसकी वजह से हम क्या है कृषि को 3 भागों में बांटते हैं।
3 भागों में या 3 वर्गों में विभक्त करते हैं कृषि को। ठीक है, तो 3 भागों में विभाजन करते हैं। अब कौन से 3 भाग हैं सभी आप जानते हैं, मैं बस आपको लिख के बताता हूँ। एक हम देखते हैं खरीफ फसल, दूसरी हम देखते हैं रबी की फसल, और तीसरी हम देखते हैं जायद की फसल। तो इस तरीके से हम चीज़ें जानते हैं कि हमारी जो है कृषि हैं, जो फसलें हैं, वो इस तरीके से विभाजित होती हैं। खरीफ फसल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या मुख्य बातें हो सकती हैं, वो जान लेते हैं। कि एक तो पहली बात, ये खरीफ फसलें जो होती हैं वो कब बोई जाती हैं या कब काटी जाती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बोने का समय देखते हैं, बोने का समय कब होता है। तो बोने का जो समय होता है वो आपका कब होगा, एक मैं आपको कलर करके बताता हूँ। तो बोने का जो समय होता है वो आपका जून या जुलाई होता है। ठीक है, तो ये जून या जुलाई में बोई जाती हैं। और जब काटने का समय होता है, यानी इस तरीके से बात करें काटने के समय के बारे में, तो काटने का समय कब होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका जो है सितंबर या अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, तो इस समय ये खरीफ की फसल काटी जाती है। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि जो ये कृषि है वो एक तरह से वर्षा के समय की कृषि होती है, इसीलिए इसको वर्षा काल की फसल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्षा काल की फसल या वर्षा काल की फसलें। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है, इसको वर्षा काल की फसलें कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि इसको सबसे ज़्यादा जो जल की प्राप्ति होती है, तो या इसका उत्पादन जो होता है वो किससे होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा से होता है। किससे होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय ये होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है, इसको वर्षा की प्राप्ति होती है, और इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं आप बात करूं कि खरीफ फसल को लेके क्या इंपॉर्टेंट बात और हो सकती है, तो इसमें एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिए कि प्रमुख फसलें यहाँ पे अगर पूछी जाएँ कि कौन सी होती हैं, तो हम बात कर सकते हैं कौन सी फसलें प्रमुख होती हैं। अभी मैं एक ओवरऑल दे रहा हूँ, हर एक फसल के बारे में हम बात करेंगे जो जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे पूछते हैं कि खरीफ फसल कौन सी होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए मैं प्रमुख फसलें आपको बता देता हूँ कि खरीफ फसल में कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं। जैसे प्रमुख फसलें खरीफ को लेके, जैसे धान या जिसको चावल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, तो धान होते हैं। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, इसमें अरहर देखने को मिलती है, इसमें आपको तिल देखने को मिलते हैं, इसमें मूंग की जो है दाल होती है वो देखने को मिलती है, इसमें उड़द हो, लोबिया हो। तो इस तरीके की कुछ फसलें इसमें देखने को मिलेंगी। अगर कुछ और लिखें, जैसे इधर रागी लिख सकते हैं, इसमें आप ज्वार लिख सकते हैं, या इसमें मेन होता है आपका जो जैसे मूंगफली होती है, या आपका जो होता है वो बाजरा जैसे होता है, वो भी इसमें फसल होती है। तो आदि करके ईटीसी करके आप लिख सकते हैं। तो इस समय ये फसलें की जाती हैं। आगे बात करें तो इसमें जो दूसरी फसल है हमारी रबी, उसके बारे में चीज़ें समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि क्या जो है उसको लेके बातें हो सकती हैं। तो वही एक बोने का समय देखेंगे हम। अब बोने के समय को मैं यहीं लिखता हूँ सीधे इसी तरीके से, तो वो आप लिखते जाइए, अपने हिसाब बनाते जाइएगा। एक तो अक्टूबर या नवंबर का जो समय होता है, इन महीनों में इसको बोना पड़ता है, तो ये उनके बोने का समय होता है। काटने के समय के हिसाब से बात करें तो इनके काटने का समय होता है, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो एक या अप्रैल या मई में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अप्रैल में शुरू हो जाती है, कभी कभी लास्ट अप्रैल से मई में स्टार्टिंग में, तब तक खेत लगभग कट जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब क्योंकि ये शीतकाल में बोई जाती हैं, इसीलिए इनको कैसी फसलें बोलते हैं, शीतकाल की फसलें बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, शीतकाल की फसलें इनको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से इनको वर्षा प्राप्त हो रही थी, वैसे ही इनको पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं उनसे वर्षा की प्राप्ति होती है। इनसे इनको वर्षा जो मिलती है उससे लाभ होता है, और इस वर्षा से क्या होता है, इनको लाभ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस देख रहे हैं कि डिफरेंस किस तरीके से आता है। अब इसकी प्रमुख फसलें जान लेते हैं। तो मैं इधर इसकी प्रमुख फसलें लिखता हूँ, इधर इसकी प्रमुख फसलें लिखता हूँ। प्रमुख फसलें,
प्रमुख फसलें इसमें कौन सी होती हैं। कई बार क्वेश्चन में सीधे पूछता है कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, तो वो आपको ध्यान रहेगी इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तब। तो इस तरीके से आप लिखते हैं तब इसको। अब इसमें कौन सी फसलें देखी जाती हैं, तो एक तो गेहूँ की देखी जाती है। अब जैसे आपको जौ देखने को मिलेगा, मटर देखने को मिलेगी, तो इस तरीके की देखने को मिलती है। अगर इसमें और लिखें तो चना या सरसों होती है, वो भी आपकी जो है इसी समय बोई जाती है। इसके अलावा आलू, मसूर, तो इस तरीके की कुछ फसलें होती हैं। और अगर एक और लिखें तो अलसी लिख सकते हैं या राई लिख सकते हैं। तो ये करके आदि करके आप इधर लिख सकते हैं कि ये फसलें जो हैं वो आपकी रबी के टाइम बोई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जायद की। जायद को लेके क्या बातें हो सकती हैं, तो जायद को लेके क्या बातें हो सकती हैं वो ध्यान कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। रबी की बात करें, जायद की बात करें, तो ये दोनों रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। तो रबी और खरीफ का जो समय होता है, जो दोनों के बीच का समय होता है, के बीच के समय में ये बोई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच के समय में बोया जाता है, ठीक है, ये बोई जाती है। और इस तरीके से ये जैसे अगर महीनों की बात करें तो जैसे मार्च के आसपास ये बोई जाती है और लगभग जून में आपकी काट ली जाती है। तो ये दोनों समय जो हैं वो इनके रबी के और खरीफ के फसल के बीच के जो महीने माने जाते हैं, तो उनमें इसकी खेती की जाती है। तो लगभग 3 महीने के आसपास की खेती होती है ये, 3 से साढ़े 3-4 महीने। अब इसमें कुछ प्रमुख फसलें होती हैं, उनको जान लीजिए, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो उसमें जैसे आप जानते हैं खीरा हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा, ककड़ी हो गई, जो अभी वर्तमान का समय चल रहा है तो वो हम देखते हैं, ककड़ी हो गई या तरबूज हो गए। तो इस तरीके की जो फसलें होती हैं वो इस टाइम बोई जाती हैं, वो आपकी जायद की फसलें होती हैं। इसमें अगर और लिखें तो करेला जो होता है वो भी इसी समय बोया जाता है। तो ATC करके आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करें और मैं आपको बता दूं कि हम कुछ पद्धतियों को समझेंगे। कृषि पद्धतियां होती हैं किसी तंत्र में, तो कृषि कुछ विधियां होती हैं जो फसलों को बोए जाने का जो विधि होती हैं वो परंपरागत भी होती है, आधुनिक भी होती हैं। तो कुछ कृषि विधियों को जान लेते हैं, किस तरीके से लोग पहले करते थे या अभी वर्तमान में करते हैं। तो कुछ कृषि विधियाँ होती हैं, कई सारी कृषि विधियाँ हैं इसमें अगर देखी जाए तो, उसमें से हम कुछ ही जानेंगे, कुछ के बारे में समझते हैं अच्छे से, बाकी आप जो है नाम जान सकते हैं। जैसे जीविकोपार्जन कृषि होती है, एक जीविकोपार्जी कृषि होती है। तो आप इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि जीविकोपार्जी कृषि का मतलब क्या होता है, कि जो जीवन की चलाने के लिए जो उत्पादन किया जाता है, यानी उतना ही उत्पादन किसान करता है जिससे उसका भरण पोषण हो, परिवार के सदस्यों तक, उसके अपने घर तक सीमित खर्चे के लिए जो कृषि की जाती है वही लगभग जीविकोपार्जी कृषि कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि जैसे किसान इस उद्देश्य से नहीं करता है कृषि के, उसको बेचना है, उसको वो अपने ही यूज़ के लिए जब कृषि करता है तो उसको ही क्या बोलते हैं, जीविकोपार्जी कृषि कहा जाता है। इसी में एक आगे विधि हम समझते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, इसको स्थानांतरी कृषि बोलते हैं। स्थानांतरी कृषि बोलते हैं, या इसका कई सारे नाम होते हैं अलग अलग जगह पे, उसको समझेंगे। तो इसको चलवासी कृषि के नाम से भी जाना जाता है, या दूसरा नाम यही लिख लीजिए, चलवासी कृषि। तो इस तरीके की कृषि होती है। ये क्या होती है इसको समझते हैं। तो ये इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं और तब आप आराम से और समझ जाएंगे। चलवासी या शिफ्टिंग कृषि इसको कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग क्या करते हैं, पहले करते थे, अभी भी कुछ कुछ जगह पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि कहीं पे मान लो पेड़ खड़े हुए हैं, जंगल है, पेड़ खड़े हुए हैं, तो वो क्या करते हैं किसान, वहाँ के लोग इनको काट देते हैं, इनको काट के उसको ख़त्म करके उसको जोत देते हैं, मतलब वहाँ पे कृषि करने लगते हैं, इसको हटा देते हैं और खेत बना लेते हैं। और खेत बनाने के बाद इस पर कृषि करते हैं, और कृषि करते हैं, कुछ साल कृषि करते हैं, फिर उनकी उर्वरता जो होती है मिट्टी की कम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, फिर इस जगह को छोड़ के ये दूसरी जगह पे जहाँ पे जो पेड़ लगे होते हैं या जंगल होता है या वन का क्षेत्र जो होता है उसको काटते हैं, और फिर से क्या होता है, फिर से वहाँ पे कृषि करते हैं,
तो एक समय के बाद जो शिफ्टिंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, जो शिफ्टिंग हो रही है कृषि की, उसी को हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। कि एक 4 से 5 साल इधर आपने कृषि करी, फिर आप इधर चले गए, फिर 4 से 5 साल इधर कृषि करी, फिर 4 से 5 साल दूसरी जगह कृषि करेंगे। तो ये जो कृषि जो स्थानांतरित हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, इसी को हम क्या बोलते हैं, चलवासी कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो मैं और अच्छे से अब मैं आपको बता दूं, ये तो ये जो किस तरीके से होती है ये मैंने बताया। अब इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे स्थानांतरित कृषि तो आपको नॉर्थ ईस्ट में कहने को मिलती है, तो आपको जो आपके उत्तर भारत है उसमें देखने को मिलती है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं इसमें कि इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। तो इसका क्या नाम अर्थ होगा, आप नाम से ही समझ रहे हैं। कर्तन का मतलब काटो और दहन का मतलब जलाओ। तो पेड़ों को काट कर और उनको जलाकर उनसे जो कृषि बनती थी, जो क्षेत्र बनता था, उस पर कृषि की जाती थी। तब जो उसको क्या बोलते थे, स्थानांतरित कृषि बोलते थे, या स्थानांतरी कृषि या चलवासी कृषि उसको कहा जाता था। और ये कृषि जो है उसको बंद करवा दिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि ये क्या होता था, पेड़ों को नुकसान पहुंचाती थी। इससे क्या होता था, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, इसीलिए इसको रोक दिया गया। और इसको आज भी सरकार कोशिश करती है ना किया जाए, लेकिन अभी आपको नॉर्थ ईस्ट या बाकी भारत के कुछ कुछ जगह पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अब बाकी जो भारत के क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनमें इसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस राज्य में ये इसको किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपके लिए कुछ कुछ लिखता हूँ, आप उनको लिख लीजिएगा। कि उत्तर पूर्व में देखें, इनको उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको क्या बोला जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य में क्या बोलेंगे इसको, तो इसको हम बोलते हैं झूम कृषि या झूमिंग कृषि। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, झूमिंग कृषि। तो झूम कृषि या झूमिंग कृषि इसको कहा जाता है। तो झूम नाम से झूम कृषि इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में। अगर वहीं एमपी में देखें और छत्तीसगढ़ में देखें, एमपी और छत्तीसगढ़ में इसको क्या नाम दिया जाता है, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसको देप्पा या दहिया या बेबर, इन नामों से जाना जाता है। बेबर, दहिया या देप्पा, ये नाम होते हैं आपके मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही आगे बढ़ें तो उड़ीसा में देखते हैं क्या क्या नाम से ये जानी जाती है। उड़ीसा में क्या बोलते हैं, पामा डाबी, एक ये नाम होता है। या इसको बोलते हैं कोमान, या एक और नाम होता है जिसको ब्रिंगा बोलते हैं। तो इन नामों से इसको जाना जाता है। वहीं राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है ये स्थानांतरी कृषि, तो राजस्थान में इसको जो है बालरे या बात्रा के नाम से जाना जाता है। तो एक आप नाम लिख लीजिए, बात्रा, और या इसको बालतरे भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में इस नाम से जाना जाता है। वहीं पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि इसको या तो पोडू बोलते हैं या फिर इसको पेंडा बोलते हैं, पोडू या पेंडा बोलते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको मेघालय में बोगमा कहा जाता है। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डिट्टो पूछा जाता है कि बताइए बेबर या दहिया किस राज्य में इसको बोला जाता है, झूम कृषि को बोला जाता है। वहीं पे पश्चिमी घाट की बात करें तो इसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको, जब मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा था भारत के स्ट्रक्चर की, तब तो मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट में एक कुमारी नाम इसको दिया जाता है। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो आपका भारत का दक्षिणतम पार्ट है वहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी है। मैंने बताया था यहाँ पे कन्याकुमारी है। तो यहाँ पे कुमारी का क्या अर्थ है कि जो ये कृषि होती है, झूम कृषि होती है, यानी स्थानांतरित कृषि जो होती है, उसी को यहाँ पे कुमारी नाम दिया जाता है। इसी के नाम पे कन्याकुमारी इसको नाम दिया जाता है। तो ये मैं इस तरीके से आपको बता रहा था वहाँ पे। वहीं झारखंड में देखें, झारखंड में इसको क्या बोला जाता है, तो इसको कुरुबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुरुबा बोला जाता है। ऐसे ही आपको इधर अगर जाते हैं ऊपर की तरफ, हिमालय क्षेत्र में अगर इसका नाम देखते हैं आप, तो हिमालय क्षेत्र में इसको खेल कहा जाता है, खेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खेल कहा जाता है। मणिपुर में एक अलग नाम दिया जाता है, मणिपुर में झूम कृषि के अलावा,
तो मणिपुर में इसको पामलू पामलू कहा जाता है। इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ में एक और नाम लिख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ में इसको दीपा कहा जाता है कई क्षेत्रों में इसको, या आपका जो है अंडमान निकोबार में, यहाँ पे दोनों जगह लिख लीजिएगा, एक ही नाम मिलता है अंडमान निकोबार, दोनों जगह आपको दीपा नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो झूम कृषि को कहा जाता है। इसमें एक विधि और जान लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। विधि और जान लेते हैं एक, जिसको हम बोलते हैं जैविक कृषि। जैविक कृषि को और समझ लेते हैं क्या है ये। जैविक कृषि जो कि चर्चा में रहती है, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि क्या हुआ कि एक समय पे जब हम अधिकतम रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा जब यूज़ करने लगे, तो क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, मिट्टी की उर्वरता ख़राब होने लगी, समाप्त होने लगी। तब जाके इसकी बात फिर से उठी, क्योंकि पहले के लोग किसान जो होते थे वो जैविक कृषि पर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि पहले रासायनिक उर्वरक नहीं थे तो उतना दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति हुई और जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मिट्टी की उर्वरता में कमी आने लगी। लोग, किसान जो थे वो अधिक से अधिक उत्पादन के चक्कर में उसमें अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करने लगे, जिससे मिट्टी जो है ख़राब होने लगी। तो उस कंडीशन को देखते हुए लोगों ने कहा कि फिर से हमें ज़रूरत है ऑर्गेनिक कृषि करने की, जैविक कृषि करने की। अब ये जैविक कृषि क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जैविक कृषि एक तरह से क्या है। मैं आपको बता दूं कि जैविक कृषि क्या है कि जो हम रसायन यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक यूज़ कर रहे हैं, उनके इस जगह पे अगर हम जो नेचुरल तरीके से हमारा जो उर्वरक बनता है उसका इस्तेमाल किया जाए, उससे जो कृषि करी जाती है, तो उसको हम जैविक कृषि कहते हैं। जैसे जैसे हमारे जो माइक्रोबियल पोषक तत्व होते हैं, तो जो यानी जीवाश्म होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं या छोटे छोटे जीव होते हैं, जिनको हम, जैसे हम शैवाल देख लें, शैवाल हो, फंगस हो, तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, इसको जीवाणु ना लिख के आप सूक्ष्म जीव लिखिए, यहाँ पे सूक्ष्म जीव लिखिए। सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, फंगस या बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु बोलते हैं, सॉरी, तो बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं। इसी तरीके से माइकोराइजा। अब इनके जरिए जो आपका वो बनेगा, इनके जरिए जो आपका उर्वरक बनते हैं, उसका कृषि में यूज करके और कृषि उत्पादन करना, तो उससे जो कृषि उत्पादन होता है उसको ही जैविक कृषि बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम जैविक कृषि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मतलब होता है जैविक कृषि का। इसमें ही अगर जैविक कृषि में जैविक जो आपके उर्वरक हैं, उसमें हम अक्सर यूज करते हैं गोबर खाद जो होती है आपकी, उसका कंपोस्ट होता है, जैविक गोबर खाद कंपोस्ट। या आप जैसे आपने देखा होगा बर्मी यानी कि जो केंचुए होते हैं उसका कंपोस्ट, यानी कंपोस्ट मतलब खाद या उर्वरक, ठीक है, खाद बोलते हैं उसको। ऐसे ही हरी खाद होती है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप कृषि करें, उसको हम जैविक कृषि कहते हैं। जैसे आप गांव में देखते होंगे, जैसे घूरा जो जहाँ पे कूड़ा डाला जाता था, गोबर डाला जाता था, उसके जमने से क्या होता था, एक जो है आपको उसमें उर्वरक की प्राप्ति होती थी, उसको खेतों में डाला जाता था। उससे क्या है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और उससे कृषि की जाती है, तो उसको जैविक कृषि कहा जाता है। अब इस जैविक कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बता दूं, वर्ड जो आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे भारत में जो जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई थी, वो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया, वो अगर बात करें, जैविक कृषि को बढ़ावा कब दिया गया था, तो बढ़ावा दिया गया आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कब दिया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दिया गया। और इस पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया गया, पहली बार आपके अक्टूबर 2004 में एक योजना शुरू की गई, एक परियोजना का शुरुआत की गई। क्या नाम था उसका, उसकी बात करते हैं। तो उसको हम राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना बोलते हैं, योजना या परियोजना कहते हैं। तो इसकी शुरुआत की गई और इसके ज़रिए हमें भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पे देखें, तो विश्व के स्तर पे बात करें, तो विश्व स्तर पर क्या इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए कि विश्व स्तर पर एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अल्बर्ट हावर्ड।
इन्होंने क्या किया गया, या इन्होंने जैविक कृषि की बात की, और इनको क्या बोलते हैं, तो इनको जो है आधुनिक जैविक कृषि जो होती है, आधुनिक जैविक कृषि उसके जनक कहा जाता है। तो जिनका जैविक कृषि का जनक कहा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हुआ जैविक कृषि से संबंधित बातें। अब जो हम बात करेंगे वो हम अपनी हरित क्रांति को लेकर बात कर लेते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन हरित क्रांति को जानने से पहले अब जान लीजिए कि आपकी जो कृषि नीति होती है, जो आपकी राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में लाई गई थी, उसके तहत जो है आपकी कई क्रांतियाँ के तहत कृषि नीति लाई गई, और इसमें जो है एक इंद्रधनुषीय नीति लाई गई। तो उसको इंद्रधनुष की नीति के तहत कई क्रांतियाँ लाई गई, जिसमें कृषि के तहत जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसमें जो बूस्ट किया जाए। तो इस तरीके से उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है आपकी इंद्रधनुषीय क्रांति को शुरुआत की गई थी। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको बता दूं कि एक जो है, एक सेकंड, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 लाई गई थी। इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत जो अगले 2 दशक थे उसमें कृषि को 4% से ज़्यादा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके तहत क्या हुआ कि इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत की गई, और इसमें रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई। तो इसी के तहत कई सारी क्रांतियाँ हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पहली अभी हरित क्रांति अपनी समझ लेते हैं, और उसके बाद हम बाकी क्रांतियों को समझेंगे। तो इसी के तहत हम जानेंगे, हम हरित क्रांति को समझ लेते हैं, इसको अलग से समझिएगा, इसको हटा देते हैं। यानी इसके तहत आप एक चीज़ लिख लीजिए कि इसमें इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत की गई। इसमें इंद्रधनुषी, एक सेकेंड, इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसकी बात हम करते हैं, इसमें कौन सी क्रांतियाँ थी। इसमें से आपके लिए इम्पोर्टेंट अभी फ़िलहाल के लिए जानना, अच्छे से जानना, हरित क्रांति है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि इसके जो आपके भारत में इसके जनक थे MS स्वामीनाथन, उनका निधन हुआ, उसको लेके आपको जानना चाहिए। बाकी चीज़ें हम चर्चा करेंगे, हम सबके बारे में जानेंगे। तो पहली बात आप सभी को पता है कि इसमें जो है भारत में तो आपके MS स्वामीनाथन है, लेकिन वैश्विक स्तर पे मैं बात करूं तो एक व्यक्ति थे विलियम गैड। इन्होंने क्या किया था, पहली बार आपको हरित क्रांति शब्द दिया था। हरित क्रांति शब्द का पहली बार जो है इन्होंने यूज किया। तो हरित क्रांति शब्द इन्होंने दिया विलियम गैड। अगर ये पूछता है तो आप इसको ये बताइए, वैश्विक स्तर पे क्या हुआ। वैश्विक स्तर पर जो शुरुआत की गई तो वो आपकी जो है किसने की थी, तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने नॉर्मन बोरलॉग ने इसकी शुरुआत की थी, और इसको जो है आपको एक तरह से जो है खोजा था या इसका आविष्कार किया था। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं हरित क्रांति के जनक। क्या बोलते हैं, हरित क्रांति के जनक। ये आपको ध्यान रखना है, हरित क्रांति के इनको जनक कहा जाता है। लेकिन अगर भारत में बात करें, भारत में आप सभी जानते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनको कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। तो इनको क्या कहते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हरित क्रांति में क्या इम्पोर्टेंट था, यह सभी आप जानते ही हैं। इसमें बेसिकली खेती में कृषि को बढ़ावा देने के लिए, और भारत में क्या किया गया, 1966-67 में इसको शुरुआत की गई, हरित क्रांति की शुरुआत की गई। और कौन से क्षेत्र थे जिनमें शुरुआत सबसे पहले की गई, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये 3 क्षेत्रों में इसको अधिक बढ़ावा मिला। इसमें सबसे पहले खेती की जो शुरुआत की गई कृषि की, वो आपकी गेहूं की खेती थी, और गेहूं का यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे उत्पादन हुआ। इस क्रांति में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसमें उत्पादन को बढ़ावा मिला, इसको हरित क्रांति बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्नत किस्म के जो बीज होते थे, HYV बीज जिनको कहा जाता है, उनका इस्तेमाल हुआ, उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल हुआ, उन्नत किस्म के बीज जो हैं यूज किए गए। इसके साथ ही यहाँ पे आपको रासायनिक उर्वरक यूज किए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कृषि को बढ़ावा मिला। और एक टाइमली जो है सिंचाई की व्यवस्था की गई, सिंचाई की व्यवस्था की गई।
तो इन आधारों पे क्या हुआ कि आपको हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। ये वजह थी सारी जिसकी वजह से क्या हुआ, हरित क्रांति को बढ़ावा मिला था। तो इसमें ही आगे बात करते हैं और बाकी जो क्रांतियाँ हैं वो जो आपकी हैं उनको हम समझ लेते हैं, जो कृषि होती है सॉरी उनको हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से और बाकी कृषि की जाती है। तो जैसे सेरीकल्चर होती है उसमें रेशम कीट पालन होता है, ऐसे ही एपीकल्चर होती है उसमें मधुमक्खी पालन होता है। तो ये आपके जो है एक तरीके हैं जिसमें कृषि कल्चर किया जाता है, मतलब कल्चर होता है जिसमें एक अलग अलग तरीके की कृषि की जाती है। तो एक तरीके से सेरीकल्चर में रेशम का उत्पादन, एपीकल्चर में मधुमक्खी का उत्पादन होता है, विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन, फ्लोरीकल्चर में आपका फूलों का उत्पादन होता है। वैसे ही बर्मी कल्चर में केंचुए का पालन होता है तो उसको बर्मी कल्चर बोलते हैं। फलों का उत्पादन करते हैं तो उसको पोमी कल्चर बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही सब्जियों को का उत्पादन जिसमें होता है ओलेरी कल्चर बोलते हैं। मछली के उत्पादन को पिसी कल्चर बोलते हैं। बागवानी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। हवा में जो पौधे को उगाने की तकनीक होती है उसको एरोपोनिक्स बोलते हैं, और अगर जल में पौधों को उगाने की तकनीक देखी जाए तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो ये जो तरीके हैं जो कृषि के अलावा और बाकी चीज़ों के उत्पादन में जो तरीके अपनाए जाते हैं, जो कृषि की जाती है, उनको क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैं आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपके क्वेश्चन में कई बार पूछ ली जाती हैं कि भारत में जोत का आकार पूछ लिया जाता है। कभी कभी जोत का आकार पूछ लिया जाता है, यानी कितना बड़ा क्षेत्र है तो उसको क्या बोलेंगे और उसका आकार कितना होगा, वो वाली बात कई बार पूछ ली जाती है। जैसे एक पहला पॉइंट पूछते हैं कि सीमांत कृषि किसको बोलते हैं, या सीमांत जोत किसको बोलते हैं, या कृषि किसको बोलते हैं, तो उसकी बात कई बार क्वेश्चन में पूछते रहते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो जो कृषि जो क्षेत्र जो है 1 हेक्टेयर से कम होता है, जो 1 हेक्टेयर से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, सीमांत जोत बोलते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो लघु जोत की बात करते हैं कई बार, तो लघु जोत या कृषि, लघु कृषि किसको बोलते हैं, लघु जोत किसको बोलते हैं, तो उसकी बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लघु जोत या लघु कृषि। इसी तरीके से पूछा जाता है। और मध्यम जोत को अगर बात करें तो मध्यम जोत या मध्यम कृषि, तो ये पूछा जाता है। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछते हैं तो 2 से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में अगर क्षेत्र है तो उसको क्या बोलेंगे, मध्यम जोत बोलते हैं। वहीं पे अगर बृहद जोत की बात करें तो बृहद जोत कब माना जाएगा या बृहद जोत कृषि कब बोली जाएगी, तो 10 हेक्टेयर से अधिक हो, 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र हो तो उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आपका बृहद जोत या बृहद कृषि कहा जाता है। अब जो मैं बात कर रहा था, अब जो मैंने बात की थी आपसे कि जो इंद्रधनुषी क्रांति की, तो उसमें कुछ क्रांतियाँ होती हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। तो वो मैं बात बता देता हूँ कि भारत में कृषि क्रांतियाँ जो हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं, या कौन से क्षेत्र से कौन सी क्रांति संबंधित रहती है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछता रहा है। जिस तरीके से हमने पहली बात की कि हरित क्रांति किससे संबंधित होती है, तो खाद्यान्न से संबंधित होती है। वैसे ही श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है, तो दूध के उत्पादन से होती है आपकी श्वेत क्रांति। इसी तरीके से नीली क्रांति किससे संबंधित होती है, तो मत्स्य से मतलब मछली उत्पादन से होती है। ऐसे ही भूरी क्रांति अगर पूछता है तो कोको उत्पादन से होती है। रजत क्रांति पूछता है तो अंडा या कुक्कुट या मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं उससे होती है। पीली क्रांति की बात करता है तो तिलहन से संबंध होता है। वहीं लाल क्रांति का टमाटर या मांस के उत्पादन से होता है। गुलाबी क्रांति की अगर बात करें तो झींगा मछली का उत्पादन हो, या प्याज का उत्पादन हो, या औषधि का उत्पादन हो, ये सारी क्रांति किससे संबंधित है, वो गुलाबी क्रांति से संबंधित है। वैसे ही बादामी क्रांति पूछ सकता है तो मसाला उत्पादन से संबंधित होती है। सुनहरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो शहद के उत्पादन या फल के उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो आलू चूँकि गोल होता है तो गोल क्रांति, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सदाबहार क्रांति का क्या मतलब है कि जो जैविक खेती को प्रोत्साहन दे और किसानों को क्या करे, फसल का उचित मूल्य दिलवाए और उसको बढ़ावा दे, तो उससे संबंधित होती है, तो सदाबहार क्रांति कहते हैं। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। रजत क्रांति या रेशा क्रांति, रजत रेशा क्रांति कपास के उत्पादन से। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। और सेफ्रॉन की क्रांति किससे संबंधित होती है, तो केसर के उत्पादन से होती है। ग्रे या सिलेटी क्रांति किससे संबंध होती है, तो उर्वरक के उत्पादन से होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे वैसे तो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये ज़्यादा कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, तो बांस के उत्पादन से, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूंग क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इसको मोटे अनाज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि मूंग क्रांति जो होती है वो किससे संबंध होती है, उसका रखती है।
परामनी क्रांति पूछ सकता है भिंडी के उत्पादन से। और ये सारी जो क्रांतियाँ हैं, इंद्रधनुषी क्रांति अगर पूछता है तो किससे संबंधित, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित जो क्रांति होती है उसको हम इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। तो ये सारी मैंने आपको बातें बताई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ें। तो अब हम बात करने वाले हैं कि बस फसल के जो प्रकार होते हैं, जो कृषि के प्रकार होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यानी हमारी जो कृषि फसलें होती हैं वो किस तरीके की, किन तरीक़ों की होती हैं। तो अपनी कृषि फसलें जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, वैसे 4 प्रकारों में हम इनको विभाजित करते हैं। पहली होती हैं आपकी खाद्यान्न फसलें, दूसरी आप देखते हैं तो आपकी पेय जो फसलें होती हैं, पेय पदार्थ की फसलें जो होती हैं वो होती हैं। तीसरे पे आपकी जो होती हैं वो नगदी फसलें होती हैं, या इनको व्यावसायिक फसलें भी बोलते हैं। तो व्यावसायिक फसलें, ये फसलें होती हैं। चौथे प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी रेशेदार फसलें। तो रेशेदार पौधों की फसलें जो होती हैं, जैसे जूट होता है, आपका कपास होता है या सन होता है, तो इस तरीके की फसलें जो होती हैं, जिसमें एग्जांपल लिख सकते हैं आप कि जैसे कपास हो गया या जूट हो गया, सन होता है, या पटुआ एक फसल होती है, या इसमें मेस्ता जो होता है उसकी होती है। तो इस तरीके की फसलें जो होती हैं वो आपकी रेशेदार फसलें होती हैं। नगदी में आप सभी जानते हैं कि नगदी में आपको जैसे गन्ना मिलेगा तो गन्ने की होगी, तिलहन की हो गई, ये आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सोयाबीन हो जाती है तो सोयाबीन हो जाती है। इसी तरीके से अगर कुछ और लिखें तो जैसे रबड़ हो जाती है, फल हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप पेय पदार्थ की बात करें तो इसमें आप जानते हैं कि आपको जैसे कॉफ़ी या कहवा देखने को मिलेगा, इसमें चाय देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको तंबाकू की फसलें हो गई, वो इसमें आती हैं। खाद्यान्न में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जैसे चावल हो गए, गेहूँ हो गए, मक्का हो गई, या ज्वार बाजरा हो गया। तो इस तरीके की फसलें जो होती हैं वो आपकी सारी आती हैं। इसमें दालें भी आती हैं, तो आप दालें भी लिख सकते हैं। खाद्यान्न फसलें जो भी हैं सारी होंगी, चाहे दाल हो, चाहे वो जौ हो, बाजरा हो, रागी हो, कुछ भी हो, तो वो सारी फसलें इस तरीके से देखते हैं। अब एक एक करके जो इम्पोर्टेंट फसलें होती हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जिसमें हम एक 1 बाय 1 नए डाटा के हिसाब से चीज़ें समझेंगे, वो मैं आपको बताते जाऊँगा। तो पहली फसल हम जान लेते हैं कि आपकी चावल को लेके क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए। आप अपने नोट्स बनाते रहें, अगर बना रहे हैं तो इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं इसमें कई चीज़ें आपको बताऊंगा जिसमें आपको ध्यान रखना है। और मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आप इस तरीके की सीरीज़ बनाइए। एक तापमान कितना होना चाहिए किसी फसल के लिए, फिर वर्षा कितनी होनी चाहिए, और मिट्टी वहाँ पे कैसी होगी, और अगर उसके टाइप हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, किस्म जो हम बोलते हैं ना, उसके टाइप जो होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली हमारी है। इसके साथ ही हम ये भी जान लेंगे कि जो उत्पादक राज्य हैं या शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, तो वो भी हम जान लेंगे इसके साथ में, यानी शीर्ष उत्पादक राज्य भी हम जान लेंगे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा राज्य किसको सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। तो ये चीज़ें हम 4-5 चीज़ें हर एक कृषि के बारे में, हर एक फसल के बारे में जानेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली हमारी चावल है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि पहली आपकी चावल के बारे में क्या बातें आपको जाननी चाहिए। तो चावल की अगर बात करें तो तापमान इसके लिए कितना होना चाहिए, तो लगभग 24 डिग्री सी के आसपास तापमान होना चाहिए। एक एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 24 या 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और वर्षा की बात करें तो आपको 100 से लेके 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। तो अगर इतनी वर्षा हो रही है तो आप वहाँ पे चावल की खेती देखते हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आपको किस तरीके की देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो दोमट मिट्टी होनी चाहिए। कैसी मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि चावल की कृषि जो होती है वो तीनों किस्मों में, यानी आपकी ऋतुएं होती हैं उसमें की जा सकती है। तो तीनों फसल ऋतुओं में इसको कर सकते हैं। तो तीनों ऋतुओं में क्या कर सकते हैं, तो तीनों ऋतुओं में इसको कर सकते हैं। वैसे तो इसको आप पढ़े ही हैं कि किस में करते हैं, लेकिन मैंने आपको लिखाया है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में भारत में इनको अलग अलग तीनों ऋतुओं में अलग अलग क्षेत्रों में इसको किया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी ये सारी। तमिलनाडु में अगर देखें, पश्चिम बंगाल में देखें, तो इसमें जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि उस समय अलग हो रही है, इस समय अलग हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं आप किस्म के बारे में, कि इसमें जो नाम होते हैं, एक IR20 होता है।
आपके आर में कई बार किस्म पूछते रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। एक जया होती है, एक पूसा होता है, तो एक चावल होता है पूसा। फिर आगे बात करें, पूसा पूरा नाम इसका अगर देखें तो वैसे तो पूसा भी ध्यान रखिएगा, वैसे 21 कावेरी इसको बोलते हैं, तो ये है। फिर कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगे IET आपको देखने को मिलेंगे 1039 या IET 1139। तो इस तरीके का अगर IET दिख रहा है तो ये किसकी है, ये आपकी चावल की किस्म होती है। अब शीर्ष उत्पादक राज्य जान लेते हैं। शीर्ष उत्पादक राज्यों में आपका सबसे पहले पे आता है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, दूसरे पे आपको अगर जानना है तो यूपी, और तीसरा आपको जानना है तो आपका पंजाब। तो मैं इस तरीके से लिखूँगा पंजाब, ये आपको जानना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर शीर्ष उत्पादन में देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है। अगर उत्पादकता के स्तर पर देखा जाए, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मतलब एक बीघा में, कहते हैं ना कि एक बीघा में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में हो रहा है, तो वो पंजाब में होता है। और अगर सब क्वांटिटी के हिसाब से देखें कि टोटल उस राज्य में कितना किस चावल का उत्पादन किस राज्य में ज़्यादा हो रहा है, तो आपका वेस्ट बंगाल है। अगर एक बीघा के हिसाब से कि इसमें जैसे मान लेते हैं वेस्ट, मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में अगर एक बीघा में मान लेते हैं 10 क्विंटल हो रहा है या 20 क्विंटल हो रहा है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, 10 क्विंटल मान लेते हैं कि अगर 10 क्विंटल ज़्यादा होता है, मतलब अगर एक बीघा में हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 15 क्विंटल हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि इसकी उत्पादकता जो है पंजाब की अधिक है। इस तरीके से उत्पादकता देखते हैं। उत्पादन होता है टोटल कि उस राज्य में, उस पूरे क्षेत्र में कितना हो रहा है, और उत्पादकता देखी जाती है किसी एक पर्टिकुलर इकाई को मानकर चेक किया जाता है कि एक बीघा में कितना इस राज्य में हो रहा है, एक बीघा में यहाँ पे कितना हो रहा है। तो वो जो उत्पादकता होती है कि यहाँ पे 15 क्विंटल हो रहा है और यहाँ पे 10 क्विंटल हो रहा है, तो इसकी उत्पादकता क्या है, पंजाब वाले की अधिक है। तो उत्पादकता के हिसाब से देखा जाए तो कौन सबसे ज़्यादा है, तो आपका पंजाब ज़्यादा है। और अगर जो बड़े स्तर पे उसके उत्पादन के स्तर पे देखा जाए तो उत्पादन के स्तर पर कौन ज़्यादा है, तो वेस्ट बंगाल पहले पे, उसके बाद यूपी, और फिर तीसरे पे आपका पंजाब आता है। ऐसे ही बात कर लेते हैं गेहूँ की। तो गेहूँ की बात करें, दूसरा आपका जो होगा फसल, तो गेहूँ की बात कर लेते हैं। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात, तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर, तो वो आपका 10 से लेके 15 डिग्री सी के बीच में होना चाहिए जब उसको बोया जा रहा हो। ठीक है, ये आपका होगा, तो उसको ध्यान रखना है आपको। आगे वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, ये आपकी वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 50 से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो तो आपकी जो है गेहूं की फसल बोई जा सकती है। ठीक है, मिट्टी की बात करें तो आपकी मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, तो मिट्टी की बात करें तो एक कांप मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, तो वो आपकी मिट्टी यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, कांप मिट्टी जो है आपको यहाँ पे होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे गेहूँ हो सकते हैं। अब ये मिट्टी हो गई कांप मिट्टी। यहाँ पे दोमट मिट्टी भी अगर होती है, वहाँ पे भी आप ये खेती कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि ये आपके लिए कांप का मतलब जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखिएगा कि कांप या जलोढ़ इसको बोलते हैं। तो इन खेतों में, इन मिट्टियों के क्षेत्रों में आप इनको आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी जो किस्म होती है उसकी बात कर लेते हैं। किस्म की बात करें तो कल्याण सोना एक नाम होता है, कल्याण सोना इसका जो किस्म होती है। इसमें सोनालिका एक नाम से इसका किस्म होती है, टाइप होता है। इसके अलावा छोटी लरमा इसको एक नाम देते हैं, छोटी लरमा। इसके साथ अगर देखा जाए तो आपकी एक होती है सरबती सोनेरा, इसको बोलते हैं सरबती सोनेरा। वहीं पे अगला देखा जाए तो सोना 227, इस तरीके की कुछ इसमें जो आपको किस्म देखने को मिलती है। वहीं पे राज्य की बात करें, शीर्ष उत्पादक राज्य की बात करें तो आपको कौन से देखने को मिलेंगे, तो पहले पे तो आपको यूपी मिलेगा, दूसरे पे आपको कौन सा मिलेगा, तो आपका मध्य प्रदेश, और तीसरे पे आपको पंजाब देखने को मिलेगा। ये तो हुआ शीर्ष उत्पादक राज्य। अगर उत्पादकता के एंगल से देखें तो उसके एंगल से आपका कौन सा होगा, तो इसमें भी आपका पंजाब पहले पे होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, और एक दो फसल और आपको समझनी है अच्छे से, तो वो जान लेते हैं। जैसे अगर ज्वार की बात करें, तीसरी है ज्वार, ज्वार की बात कर लेते हैं। तो इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 27 से लेके 32 डिग्री के बीच में टेम्परेचर हो। ठीक है, इसमें वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 30 से लेके 65 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए वार्षिक रूप से, ये ध्यान रखिएगा वार्षिक रूप से।
वहीं पे मिट्टी कैसी हो, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो काली चीका युक्त जो मिट्टी होती है, काली चीका युक्त जो है दोमट मिट्टी, काली चीका युक्त दोमट मिट्टी होती है, उसको आप देखने को मिलती है, वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी बात करते हैं। अब इसके जो राज्य हैं वो जान लेते हैं। तो राज्यों की बात करें, और ये डाटा जो है वो नए डाटा हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आंसर लगाइए। नए आते हैं तो उसमें संशोधन आप अपने स्तर पे आप कर सकते हैं। अभी के जो हैं वो नए हैं, अभी के जो लेटेस्ट डाटा है वो ये हैं राज्य के हिसाब से। तो ज्वार के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, फिर कर्नाटक में, और फिर जो है राजस्थान में। तो आपके राजस्थान में होता है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये मैं शॉर्ट लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ समझें। महाराष्ट्र आप ऐसे लिखें तो लिख लें, शॉर्ट में ये होता है आपको एक जल्दी से रिवीजन अच्छे से हो जाता है। कर्नाटक और ये राजस्थान। तो आप इस तरीके से चाहें तो लिखें, मैं तो इस तरीके से आपको बताते जाता हूँ, बोलते भी जाता हूँ, तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब हम बात करें बाजरा की, तो बाजरा के बारे में जान लेते हैं, चौथा आपका हो जाता है। तो बाजरा के बारे में जान लेते हैं कि एक तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 से लेके 31 या 30 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, तो वर्षा होगी। अब वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 40 से लेके 50 सेंटीमीटर आपको वर्षा चाहिए। इतने पानी में, इतनी वर्षा में आपकी जो है बाजरा अच्छे से हो सकता है। मिट्टी कौन सी हो सकती है जहाँ पे इसको उगाया जा सकता है बाजरे को, तो या तो बलुई दोमट मिट्टी हो, बलुई दोमट जो आपको देखने को मिलती है राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, आपके इन एरियाज़ में, हरियाणा, तो इन एरिया में जो देखने को मिलती है वो। या आपको देखने को मिलेगी दूसरी मिट्टी, अगर इसमें देखें तो छिछली काली मिट्टी जो होती है, छिछली काली मिट्टी, एक मिनट, छिछली काली मिट्टी, इन सब क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेगी। तो वैसे तो ये अलग अलग राज्यों में किया जा सकता है आपको, जैसे यूपी तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में इसको बाजरे को उगाया जाता है। अगर हम शीर्ष राज्य की बात करें, राज्यों के हिसाब से देखें, तो सबसे ज़्यादा बाजरा जो आपका होता है वो राजस्थान में होता है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पर जो आपका उत्पादन में शीर्ष राज्य है वो आपका यूपी है, और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। यह ध्यान रखिए कि शीर्ष राज्य कौन से हैं जो जिन्होंने उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं या किए हैं, तो आपका राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र। अब बात कर लेते हैं मक्का की। मक्का के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या इसमें बात में ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 से लेके 27 डिग्री सी के बीच में आपका टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 50 से लेके 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा आपकी होनी चाहिए वार्षिक स्तर पे। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। मिट्टी कैसी हो, तो एक तो जलोढ़ मिट्टी हो, या लाल हो, या दोमट मिट्टी हो। इन सब तरीके की मिट्टियों में आप इसमें देख सकते हैं। जैसे आप कांप मिट्टी में यानी जलोढ़ में आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा लाल जो दोमट मिट्टी होती है, जो लाल दोमट मिट्टी होती है, उसमें आप इसको फसल को कर सकते हैं। तो ये जो हो जाती है आपकी मक्का हो जाती है। इसकी किस्म जान लेते हैं, इसकी किस्में जान लेते हैं, तो वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जिसको बोलते हैं आपकी किस्मों में, जैसे गंगा 101, गंगा 3, तो हिमालय इसको बोलते हैं। इसके तो ये अलग कई प्रकार की इसकी किस्में हैं, या इसको एक और नाम देते हैं जवाहर प्रभात। तो इस तरीके की कुछ किस्में इसमें देखने को मिलती हैं। और भी अगर लिखना चाहें तो जैसे इसको बोल सकते हैं गंगा 5, या इसको डेक्कन 101 बोलते हैं, या गंगा 11 भी बोलते हैं। तो इस तरीके के कुछ इसके तय तरीके होते हैं। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो मक्का का पौधा होता है, ये कहाँ का मूल पौधा है, तो अमेरिकी मूल पौधा है, अमेरिकी मूल का पौधा है। ये आप ध्यान रखिए, ये भारत का नहीं है, अमेरिकी मूल का पौधा है। और इसे कौन लेके आया था, तो भारत में एक सेकेंड, भारत में पुर्तगाली जो आए थे, पुर्तगाली लेकर आए। ये आपको ध्यान रखना है, कौन लेके आए थे, तो पुर्तगाली भारत में लेके आए थे। अब इसमें राज्य की बात कर लेते हैं, जो राज्य शीर्ष उत्पादक राज्य हैं, जो आपका जो है मक्के का शीर्ष उत्पादक राज्य का भी अभी वर्तमान में कौन कौन पहले, दूसरे, तीसरे पे हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले पे आपका कर्नाटक, दूसरे पे आपका जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश, और तीसरे पे जो आपका है वो आपका महाराष्ट्र है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं आपके जौ के बारे में, जौ के बारे में बात कर लेते हैं, जौ के बारे में बात कर लेते हैं।
तो टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए इसके लिए, तो टेम्परेचर 10 से लेके 18 डिग्री के बीच में होना चाहिए। वहीं पे वर्षा कितनी होनी चाहिए, अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा आपकी 70 से लेके 90 डिग्री के सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अब मिट्टी की बात करते हैं, तो मिट्टी अगर कितनी होनी चाहिए, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए उसकी बात करें तो हल्की जो जलोढ़ मिट्टी होती है, हल्की जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो मिट्टी इसके लिए उपयोगी होगी। तो हल्की जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी वो इसके लिए होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। और मैं इसके बारे में बता दूं कि ये जो जौ है आपकी, भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तभी इसके समय से ही उगाई जाती है, तभी से इसका उत्पादन होता है। तो ये किससे संबंधित है, ये बात आप ध्यान रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस समय से उसको उगाया जाता है, किस समय से उत्पादन इसका किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें और आगे अब समझिएगा कि हमारी अगली है आपकी जो चना है उसको जान लेते हैं। चना जान लेते हैं, इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 20 से लेके 25 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। 20 से लेके 25 के बीच में टेम्परेचर हो। वर्षा की बात करें तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 40 से लेके 80 जो है सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। वहीं मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी कैसी हो आपकी, मिटने के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो हल्की बलुई मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। हल्की बलुई मिट्टी, तो हल्की बलुई मिट्टी इसमें जो है ज़रूरत पड़ती है इसकी। आगे बात करें कि इसके जो राज्य हैं, राज्य कौन से हैं, शीर्ष उत्पादक राज्य, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको पहले पे महाराष्ट्र देखने को मिलता है वर्तमान में, दूसरे पे आपको मध्य प्रदेश और तीसरे पे आपके सबसे शीर्ष उत्पादक जो राज्य है उसमें बात करें तो राजस्थान उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है। तो इस तरीके से देखा जाता है। अगर उत्पादकता की बात करते हैं, उत्पादकता के एंगल से देखें तो उसमें मध्य प्रदेश पहले पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से बाजरा की भी अगर बात कर रहे हैं तो वो भी मध्य प्रदेश होता है उत्पादकता के एंगल से, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि इतना ही आपको जानना है। अब एक जो है आपकी अरहर के बारे में जान लेते हैं। तो अरहर के बारे में अगर बात करें तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। अब आगे बात करें कि जो है वर्षा की, 20 से लेके 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया। वर्षा की बात करें तो 40 से 80 जो है आपका इसमें वो होना चाहिए, जो वर्षा होनी चाहिए। यहाँ पे आप जो है 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा कर लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। 40 से 50 के आसपास वर्षा होनी चाहिए चने में। और जो आपकी अरहर है उसमें 40 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी की बात करें तो इसमें कांप मिट्टी या जो काली मिट्टी होती है उससे जो है उसमें इसको किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से आपकी हो जाती है। अब इसमें जो राज्य हैं उनकी बात करें, राज्य की बात करें, जो राज्य शीर्ष उत्पादक राज्य हैं तो पहला आपका महाराष्ट्र है, दूसरा आपका कौन सा होगा तो आपका कर्नाटक होगा, और तीसरा होगा जो यूपी होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जिसको तुअर दाल बोलते हैं अरहर को, तो वो आपकी ये हो जाती है। अब कुछ फसलें हम जान लेते हैं बागानी फसलों के बारे में, कि बागानी फसलें कौन सी हैं, उनके बारे में जो क्या इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है। तो एक चाय के बारे में जान लेते हैं। यहाँ मैं बागान डालता हूँ, बागानी फसलें, और ये आपकी हेडिंग है। आगे हम चलते हैं इस पर, और ये आपकी चाय के बारे में पहली हमारी बागानी फसल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम पहली के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या इसके बारे में एक खबर पहले जान लीजिए कि ये हमारे भारत का पौधा नहीं है, ये चीन का पौधा है। तो चीनी मूल का पौधा है, ये आप ध्यान रख लीजिए, चीनी मूल का पौधा है। और इसको किसके द्वारा भारत में लाया गया था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में शुरुआत की गई, अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में शुरू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको जानने वाली बात है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है चाय का उत्पादन चीन से किया गया था, चीन से उसको लाया गया, भारत में किया गया। ये एक तरह से रोपड़ कृषि होती है, आप सभी जानते हैं। इसको जो है बागानों में स्थापित किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, रोपण किया जाता है इसका। जिस तरीके से उस तरह जो है आप इस तरीके से रोपण करते हैं जैसे धान का, उसी तरीके से इसके भी बागान होते हैं, उनका रोपण किया जाता है। अब फिर इसमें जानते ही हैं आपकी चाय के लिए काफ़ी जनसंख्या में, काफ़ी मात्रा में लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इस मज़दूरों की।
और ये कई तरीके के जो क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होती है, यहाँ पे ह्यूमस और जीवाश्म होता है, वहाँ पे भी इसको किया जा सकता है। और जो लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, वहाँ पे भी इनको किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो 24 से लेके और 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर इसमें होना चाहिए। वहीं वर्षा की अगर बात करते हैं तो 150 यानी कि 150 से लेके 250 सेंटीमीटर के आसपास जहाँ वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में इसमें जो है चाय की खेती आराम से की जा सकती है। और इसके लिए कैसी जो है दशाएं होनी चाहिए, जलवायु की दशाएं जो होती हैं वो उष्ण आर्द्र की दशाएं होनी चाहिए, उष्ण आर्द्र दशाएं होनी चाहिए। एंड जो आपकी पाला रहित जो जलवायु होती है तो वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, पाला रहित जलवायु होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आवश्यकता इसकी होती है कैसी कि उष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, यानी उष्ण हो और आर्द्र भी हो, ह्यूमस वाली जो है कि ह्यूमिडिटी होती है उसके साथ में जो है जलवायु होनी चाहिए। और पाला रहित जलवायु होनी चाहिए, यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए, तब तक जो है इसको पक जाना चाहिए, यानी ये पैदावार होती रहनी चाहिए। तो पाले से क्या होता है, ये ख़राब हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चाय की किस्म होती है जो भारत में उपजाई जाती हैं, जैसे बोहिया किस्म होती है जिसको चीनी किस्म बोलते हैं, या असामिका या असमी किस्म होती है, तो वो भी एक यहाँ पे उत्पादन होता है। यहाँ पे किस तरीके की मिट्टी देखी जाती है, मिट्टी कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, तो मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी में आपकी जैसे आपकी दोमट मिट्टी होती है, भुरभुरी मिट्टी होती है, भुरभुरी मिट्टी होती है, भुरभुरी दोमट मिट्टी होती है, उसमें आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी जीवाश्म युक्त मिट्टी जो होगी, जीवाश्म युक्त मिट्टी जो होती है उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। अधिकतर आपको कहाँ देखने को मिलेगी, कौन सी भूमि पर देखने को मिलेगी, तो जो आपकी पहाड़ी ढाल युक्त भूमि होती है, पहाड़ी ढाल युक्त भूमि होती है, उस पे आपको ये देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कपास की, या कहवा की। उसके बाद बात करेंगे कपास की। कहवा की बात कर लेते हैं, कहवा की बात कर लेते हैं। इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 16 डिग्री सी से लेके आपको 28 डिग्री सी के बीच में होना चाहिए। अगर आप चाय की किस्म लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे किस्म मैं इधर लिखता हूँ भारत में जो उगाई जाती हैं उसमें से। तो भारत में चाय की किस्म एक तो आपकी बोहिया ये होती है, और दूसरी होती है असामिका, तो ये आपकी होती है, इसको असमी भी बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम इस पे बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं टेम्परेचर हमने बात की। अब हम बात करते हैं वर्षा की। इसमें भी वर्षा कितनी होनी चाहिए, 150 से लेके 250 के बीच में वर्षा होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे, आप एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, जो राज्य मेरे से छूट गए हैं, शीर्ष उत्पादक राज्य के बारे में बात करें तो पहला तो आपका असम आता है पहले नंबर पे, ये आप ध्यान रखिएगा, और दूसरा आपका वेस्ट बंगाल आता है। ये दो आप लिख लीजिए, पहले पे असम, दूसरे पे वेस्ट बंगाल। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉफ़ी या कहवा की। तो मैंने बताया वर्षा इतनी होनी चाहिए। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, तो मिट्टी की अगर बात करें तो पहाड़ी ढाल होने चाहिए। पहली बात पहाड़ी ढाल हो, पहाड़ी ढाल हो, तो पहाड़ी ढालों पे इसको किया जाता है जिनकी ऊंचाई लगभग 600 से लेके जो है 1500 मीटर की ऊंचाई तक के पहाड़ी ढाल हों, उन पे होता है। इसके अलावा जो आपकी मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो आपकी जो भुरभुरी मिट्टी होती है, जो आपकी भुरभुरी जो वनों की दोमट मिट्टी होती है उस पर ये की जाती है। तो आपकी भुरभुरी मिट्टी लिख सकते हैं, भुरभुरी दोमट मिट्टी जो होती है उसमें इसको उगाया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, इसमें राज्य के बारे में बात कर लेते हैं कि जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं वो कौन से हैं। तो पहला तो आपका कर्नाटक, और दूसरा जो है आपका केरल है, वो आपको ध्यान रखना है। पहला कर्नाटक है और दूसरा आपका केरल है। अब मैं आपको इसमें इसकी जो किस्म अगर पूछता है तो आप इसको नाम जान सकते हैं इसका। इसमें आप सभी जानते भी होंगे, एक तो अरेबिका कॉफ़ी बोलते हैं इसको, एक तो अरेबिका होती है और दूसरी रोबस्टा होती है, ये हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। तो इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एक क्षेत्र फेमस है जो आपको ध्यान रखना है, एक क्षेत्र फेमस है जो इसका उत्पादन जो है बड़े स्तर पे इसमें किया जाता है, जिसको बोलते हैं बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। बाबा बुदान की पहाड़ियों पर इसका जो है उत्पादन अधिकतर देखा जाता है। वहाँ पे इसका जो है शुरुआत हुई थी भारत में कॉफ़ी की, तो यहाँ इससे शुरुआत हुई। तो ऐसे लिख सकते हैं, बाबा बुदान की पहाड़ियों से क्या हुआ, से कहवा के उत्पादन की शुरुआत हुई भारत में।
कहवा के उत्पादन की शुरुआत हुई। तो मैंने ये क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में आपको बताया हुआ है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट जान लीजिए, कॉफ़ी बोर्ड के बारे में अगर क्वेश्चन करता है, कॉफ़ी बोर्ड अगर पूछता है तो वो आपको लगाना है बेंगलुरु में या बंगलुरु में, ठीक है। तो बंगलुरु, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा है, कॉफ़ी बोर्ड है। तो इस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं। अब एक रबड़ के बारे में जान लेते हैं। रबड़ के बारे में जान लेते हैं। रबड़ को लेके क्या आपको ध्यान रखना है, तो एक तो टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, 25 से लेके 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो 300 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। और अगर मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, तो जो मिट्टी लोहे से, यानी जैसे लेटराइट मिट्टी है एक तरह से, वही आपकी मिट्टी यहाँ पे देखी जाती है। तो लोहे और अमोनिया जिस मिट्टी में होगा वो मिट्टी होगी। तो लोहे और अमोनिया से समृद्ध मिट्टी को, समृद्ध दोमट मिट्टी जो होगी उसमें आपको इसको उगा सकते हैं। तो लोहे और अमोनिया से समृद्ध दोमट मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली फसलों के बारे में। वो आपकी कौन सी है, नगदी फसल। एक दो फसलें हम इसमें जान लेते हैं। नगदी फसलें आपकी कौन सी होंगी उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहली हम अपनी जानेंगे गन्ने के बारे में, कि गन्ने को लेके आपको क्या करना है, क्या समझना है। तो पहला तो आपको इसमें समझिए कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 से लेके 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, पहली बात। वर्षा कितनी होनी चाहिए इसको लेके, तो वर्षा की बात करें तो आपकी वर्षा होनी चाहिए इसमें 75 से लेके 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी को लेके बात करते हैं कि इसमें जो मिट्टी होगी वो दोमट मिट्टी हो या काली मिट्टी हो, दोनों में आपकी कृषि की जा सकती है। तो कौन सी दोमट मिट्टी हो या काली मिट्टी हो, इन दोनों में आपकी जो है गन्ने की कृषि की जा सकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसकी कुछ किस्म हैं, कुछ टाइप हैं जो आपको जानने चाहिए, वो आप लिख लीजिए। किस्म आप इसमें डालेंगे तो किस्म के बारे में बात कर लेते हैं। किस्म की बात करें तो CO410, इस तरीके से जहाँ पे आपको CO मिलेगा, CO419, CO431, इसको हटाते हैं, और 431, इस तरीके से जहाँ पे ये मिल दिख रहा है ये समझिएगा वो गन्ने की है। तो इस तरीके की कुछ इसमें आपको किस्म देखने को मिलेगी, और ये अलग अलग क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, या तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार, सब जगह आपको पूरे भारत में लगभग इसकी कृषि देखी जाती है, और पूरे साल इसकी कृषि होती है, वर्ष भर कृषि इसकी समझी जाती है। तो राज्य देख लेते हैं, किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। तो पहले पे तो आप सभी जानते हैं यूपी है, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा, और तीसरे पे आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। अगर उत्पादकता के एंगल से देखें कि सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने में, यानी उत्पादकता में कौन सा राज्य है, तो वो आपका तमिलनाडु है। ये आप ध्यान रखिए, कौन सा है, तमिलनाडु। यानी सब एक बीघा में जो सबसे क्वालिटी का गन्ना है और सबसे ज़्यादा गन्ना जो होता है, अच्छा गन्ना या उत्पादकता देखें तो सबसे ज़्यादा गन्ना किस्म होगा, तो वो तमिलनाडु के खेतों में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अगली हम फसल की बात कर लेते हैं अपनी, कपास के बारे में। तो कपास को लेके क्या और बात ध्यान रखनी है, तो पहला टेम्परेचर 21 से लेके 30 डिग्री के बीच में आपको ध्यान रखना है। वर्षा की बात करें तो 50 से लेके 75 डिग्री के बीच में, सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं पे मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आपकी गहरी काली मिट्टी होनी चाहिए, गहरी काली मिट्टी जो है वो होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे किस्म की बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन सी किस्म आपको जो है ध्यान रखनी है, तो आपकी एक होती है प्रभानी किस्म होती है, दूसरी होती है गारोनी, तीसरी होती है कंपटा, फिर एक होती है बूढ़ी L147। तो इस तरीके से कुछ होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखती है। आगे हम समझते हैं कि इनको लेके राज्य जो हैं, राज्य कौन से हैं जो शीर्ष उत्पादक कपास के राज्य हैं। तो इसमें पहला राज्य आपका है गुजरात, दूसरा आपका होगा महाराष्ट्र, और तीसरा आपका होता है तेलंगाना। तो ये 3 राज्य जो हैं सबसे उत्पादक में सबसे ज़्यादा अग्रणी हैं। अगर उत्पादकता के हिसाब से देखा जाए तो इसमें पंजाब पहले पे आता है,
यानी पंजाब के 1 बीघे में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कपास का। लेकिन अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगली हमारी जो फसल होगी वो आपकी जूट होगी। तो जूट के बारे में जान लेते हैं। जूट जिसको पटसन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पटसन भी इसको कहा जाता है। 24 डिग्री सी से लेकर 35 डिग्री के बीच में इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा वर्षा की अगर बात करें तो 125 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो मिट्टी की अगर बात करें तो आपको हल्की बलुई मिट्टी जो होती है वहाँ देखने को मिलेगी, उसमें हम कर सकते हैं। या इसको दूसरा एक और मिट्टी में आपको किया जा सकता है, चीका युक्त जो दोमट मिट्टी होती है, चीका युक्त दोमट मिट्टी, इनमें इसकी फसल को किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें इस तरीके की मिट्टी देखने को मिलती है। अब मिट्टी हो गई, राज्य देख लेते हैं कहाँ पे शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। तो राज्य में सबसे पहला तो आपका वेस्ट बंगाल आएगा पहले नंबर पे, दूसरा आपका जो आता है वो असम होता है, और तीसरे पे आपको देखने को मिलेगा बिहार, जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब इसमें भी उत्पादकता के एंगल से देखें तो बिहार सबसे ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो होती हैं कुछ कुछ फसलें जो हैं जिनके बारे में हमने सारी तरीके की फसलें जान ली। एक मैं एक चीज़ बता दूं कि फसलों को लेके कुछ रोग के बारे में चर्चा होती है, तो फसलों से संबंधित कुछ रोग हैं जो फसलों में लगते हैं, तो उनको भी जान लीजिए। इसके लिए हमने आपको एक आपके लिए PDF बनाया हुआ है, तो वो इसमें जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछता रहा है कि गेहूँ में कौन से रोग लगते हैं, तो उसको अनावृत कड़ुआ बोलते हैं, लूज स्मट बोलते हैं। इसको सेहू एक इसमें रोग लगता है गेहूं में, एक रस्ट लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। गेरुई या रतुआ जो होते हैं वो भी इसमें एक रोग लगता है गेहूं में। तो ये गेहूं में लगने वाले रोग हैं। धान में कौन से रोग लग जाते हैं, जैसे खैरा लगता है। पत्तियों का भूरा होना, भूरा धब्बा लगना, ये भी कैसा रोग है, ये इसका धान का रोग है। शीत झुलसा रोग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार, तो ये किससे संबंधित है, चावल से यानी धान से संबंधित है। तुली सीता रोग जो है आपकी, डाउनी मिल्डेव, पत्तियों पर झुलसा रोग, ये सब मक्का से संबंधित है। मूंगफली से टिक्का संबंधित रोग है मूंगफली में, और ड्राई रूट रोट जो होता है वो भी मूंगफली से संबंधित होता है। वहीं सोयाबीन से संबंधित अगर रोग की बात करें तो पीला चित्रवर्ण रोग जो होता है, येलो मैसिक वायरस, तो वो रोग का किससे संबंधित है, आपके सोयाबीन से संबंधित है। बाजरा से संबंधित कुछ रोग हैं जैसे अरगट, हयत बाली और कड़ुआ, ये कड़ुआ इसमें भी है, और आपका गेहूं में भी होता है। गेहूं में जो कड़ुआ है वो आप अनावृत कड़ुआ है, और इसमें केवल कड़ुआ है यानी स्मट है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं पे गन्ने में क्या लगते हैं, तो रेड रोट लगते हैं। रेड रोट किसमें, गन्ने में होते हैं। और ज्वार में भी एक स्मट लगता है, कड़ुआ लगता है। इस तरीके से हो जाते हैं। और बाकी एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें चलते चलते कि कृषि से संबंधित कुछ संस्थान होते हैं भारत में, कुछ संस्थाएं हैं, उनकी जो है उनकी अवस्थिति कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, उसकी जो है मुख्यालय कहाँ है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है, कटक उड़ीसा में है। और इसी तरीके से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो करनाल में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। ऐसे ही विपणन और निरीक्षण निदेशालय की बात करें तो फरीदाबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है, तो आपका जयपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। वहीं राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड कहाँ पर है, तो दिल्ली में। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। तो तंबाकू बोर्ड या तंबाकू संस्थान कई बार पूछता है, तो आपको यही लगाना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो शिमला में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहीं पे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे ही हैं वैसे तो, आप सारे ही याद करिए, इसमें कोई का जो है कम इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो मैसूर में। तो ये कृषि से संबंधित जानकारियाँ जो हो सकती हैं वो हमने सारी आपको दे दी हैं। तो इस तरीके से आपके कृषि से संबंधित सारी जानकारियाँ हो जाती हैं। तो चलिए, आज जो कृषि से संबंधित है, भारत की कृषि से संबंधित सारी जानकारियाँ आपने ले ली हैं। अब हम आगे जो मिलेंगे अगले चैप्टर में, वो आपकी क्लास होगी, तो उसमें आपको चीज़ें बताई जाएंगी, जो चीज़ें उसमें आपको बताई जाएगी, जल संसाधन या बहुउद्देशीय परियोजनाएं बताई जाएंगी।
उसमें आपको बताया जाएगा, आपको जनजातियाँ पढ़ा दी जाएंगी उसके साथ ही एक ही क्लास में, दोनों में। इसके साथ ही आपको एक क्लास खनिज की कराई जाएगी। तो खनिज की एक क्लास होगी, एक क्लास आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं और जनजातियों को संबंधित होगी। तो 2 क्लास और लगेंगी। तो टोटल हम 20 क्लास में अपनी 20 क्लास में क्या करने वाले हैं, पूरी अपनी इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से ख़त्म करने वाले हैं। ये आप ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, तो कुछ चीज़ें हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे जो चैनल को थोड़ा सा दोस्तों के पास शेयर कर दें, वो भी उसको देखें, उनका भी फ़ायदा हो। और उससे क्या है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जैसे जैसे हम आपको, हमारी भी तरक्की होती है, आपकी भी होती है। तो है, आगे मिलते हैं फिर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई क्लासें मिलती रहें, उसकी अपडेशन मिलती रहे। चलिए, धन्यवाद।